हेलो स्टूडेंट्स। आज की प्रोजेक्शन है हमारी पोलर ऑर्थोग्राफिक जेनिथल प्रोजेक्शन। जब हम किसी ग्लोब के किसी एक ध्रुव पर एक समतल कागज को रखकर उस पर हम देशांतर और अक्षांश रेखाओं का जाल बनाते हैं तो उस प्रकार की प्रक्षेप को हम लोग कहते हैं शिरोबिंदु प्रक्षेप या जेनिथल प्रोजेक्शन। इसमें जो ऑर्थोग्राफिक जेनिथल प्रोजेक्शन होती है उसमें हम यह कल्पना करते हैं कि यह जैसे हमारा एक ग्लोब है, ग्लोब के ऊपर हमने यह एक समतल कागज रखा हुआ है और इसमें जो है यह कल्पना की जाती है कि जो प्रकाश आएगा यानी कि जो अक्षांश और देशांतर रेखाओं की छाया बनाएगा वह प्रकाश जो है वह अनंत ऊंचाई से यानी कि अंतरिक्ष से आता हुआ माना जाता है। ये देखिए ऊपर से जैसे किरणें प्रकाश की गिर रही हैं तो उन किरणों के गिरने से हमारे कागज के ऊपर जो है वो किस प्रकार की अक्षांश और देशांतर रेखाओं का एक जाल बनेगा, यह कल्पना करते हुए इस प्रक्षेप की रचना की जाती है। लगभग इस प्रकार की जो प्रक्षेप है वो हमारी बन करके तैयार होगी, जिसमें यह हमारा ध्रुव है और यह हमारी जितनी भी हैं यह अक्षांश रेखाएं हैं और ये लंबी वाली जो है सीधी सरल रेखाएं ये हमारी देशांतर रेखाएं। कैसे बनाते हैं हम अब यह देखते हैं। Draw a polar orthographic genital projection when the RF is given 1 into 100 million and the latitudinal interval is 15 degree and longitudinal interval is 30 degree। तो सबसे पहले हम एक ऐसे ग्लोब का रेडियस निकालते हैं जिसके ऊपर हमें कागज को रखना है और उसकी विधि रहती है आर, जिसे हम कहते हैं रेडियस। ये होता है आर एफ यानी कि जो आपका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है जो इस केस में है हमारा 1/100 मिलियन, आर एफ गुना में एक्चुअल रेडियस ऑफ द अर्थ। एक्चुअल रेडियस ऑफ द अर्थ हम कई बार बात कर चुके हैं पहले भी कि वह 640 मिलियन होता है अगर सेंटीमीटर में लेते हैं तो, और 250 मिलियन होता है अगर हम इंच में लेते हैं तो हमने आर एफ ले लिया 1/100 मिलियन गुना में 640 मिलियन जो कि सेंटीमीटर्स में है, तो हमारा जो रेडियस आ जाएगा वह होगा 6.4 सेंटीमीटर। यानी कि एक ग्लोब जिसके ऊपर हमें कागज रखना है उसका अर्ध व्यास होगा 6.4 सेंटीमीटर। अब हम सबसे पहले 6.4 सेंटीमीटर की प्रकार खोल के एक सर्कल लगा लेंगे इस प्रकार से। यह हमारे ग्लोब को बताता है। इसके बाद हम नॉर्थ साउथ को मिलाने वाली एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर हम ईस्ट वेस्ट को मिलाने वाली एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि भूमध्य रेखा होती है। इसके ऊपर हम एक कागज की कल्पना कर रहे हैं जो कि हमने यहाँ पर रख दिया है इस प्रकार से, और इसके बाद हम इसमें 15-15 डिग्री के अंतराल पर कोण बनाएंगे, उत्तर में भी और दक्षिण में। ये 15 डिग्री है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री और यह 90 डिग्री। दक्षिण में भी 15, 30, 45, 60, 75 एंड 90 डिग्री। अब जैसा कि हमने कल्पना की थी कि हम इसमें ये मानते हैं कि प्रकाश का जो स्रोत है वो कहाँ से आ रहा है, अंतरिक्ष से आ रहा है, अनंत दूरी से आ रहा है। तो ये हमने ऊपर से लाइनें ड्रॉ कर दी जो प्रकाश के स्रोत को दर्शा रही हैं। पहले 75 डिग्री को 75 डिग्री से मिलाते हुए हमने लाइन ड्रॉ की है, फिर हमने 60 डिग्री को 60 डिग्री से मिलाते हुए, फिर हमने 45 डिग्री को 45 से, फिर हमने 30 डिग्री को, फिर ऐसे ही 15 डिग्री को, और अंत में एक सीधी लाइन हमने ड्रॉ कर दी 0 डिग्री के ऊपर। और ये लाइनें सब एक दूसरे के पैरेलल रहेंगी क्योंकि हमने यह कल्पना की है कि प्रकाश बहुत ऊंचाई से आ रहा है तो वह एक प्रकार से बिल्कुल एक दूसरे के समानांतर ही होगा। इसके पश्चात इसके ऊपर हम एक नाम भी लिख देते हैं ABCDEFG, ताकि आगे कल जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। इसके बाद हम नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट ये भी ग्लोब के चारों तरफ लिख देंगे। अब हम एक सीधी सरल रेखा ड्रॉ करते हैं जो कि बिल्कुल नॉर्थ साउथ के बिल्कुल पैरेलल होगी। इसे हमने कुछ दूरी पर रखना है, कुछ दूरी पर इसलिए कि हमारा ये जो हिस्सा है ये 6.4 सेंटीमीटर है, तो हमें इसके और इसके बीच में कम से कम 6.5 सेंटीमीटर की दूरी तो रखनी ही है, और अगर संभव हो तो थोड़ी सी ज़्यादा दूरी रखें ताकि दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए। अगर आप कम डिफरेंस रखेंगे तो ये जो आपकी प्रक्षेप बन करके आएगी उसका कुछ हिस्सा इसको टच कर सकता है या इसको अंदर तक आ सकता है, तो उससे बचने के लिए आवश्यक है कि आप इसका जो गैप है वह 6.5 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ये वाला जो गैप है 6.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा रखें। इसके बाद एक सरल रेखा के द्वारा इसको 90 डिग्री पर हम काट देंगे। जिस बिंदु पर ये कटेगी ये है हमारा 90 डिग्री नॉर्थ। इसके बाद हमें ए से बी दूरी जितनी प्रकार खोलनी है और पहली हमें एक सर्कल लगा देना है
यह आपका 75 डिग्री अक्षांश रेखा को दर्शाता है। इसके बाद हम ए से सी जितनी प्रकार खोलेंगे और यहाँ पर रखते हुए प्रकार को और एक दूसरा सर्कल खींचेंगे जो कि आपकी 60 डिग्री अक्षांश रेखा को प्रदर्शित करता है। इसके बाद हम ए से डी जितनी प्रकार खोलेंगे और बाहर की तरफ एक सर्कल लगा देंगे। ये जो है आपका 45 डिग्री अक्षांश को दर्शाता है। इसके बाद हम जो है ए से ई जितनी प्रकार खोलेंगे और एक यहाँ पर प्रकार की नोक रखते हुए एक सर्कल और लगा देंगे। ये अब आपका 30 डिग्री अक्षांश रेखा को प्रदर्शित करता है। और इसके बाद हम ए से एफ जितनी प्रकार खोलेंगे और यहाँ रखते हुए एक सर्कल और लगा देंगे। यह आपका 15 डिग्री अक्षांश रेखा को प्रदर्शित करता है। और फिर लास्ट में ए से जी जितनी आप एक प्रकार खोलेंगे और यहाँ पर प्रकार की नोक को रखते हुए पेंसिल को यहाँ रखते हुए एक लास्ट सर्कल खींच देंगे। ये आपका भूमध्य रेखा को दर्शाता है। और यहाँ पर अब ये आपका 90 डिग्री जैसे मैंने बताया था, ये आपका हो गया है 75 डिग्री अक्षांश, ये 60 डिग्री अक्षांश, ये 45 डिग्री अक्षांश, ये 30 डिग्री अक्षांश, ये 15 डिग्री और ये भूमध्य रेखा। इसके बाद अब हम इसमें देशांतर रेखाओं को ड्रॉ कर देंगे। देशांतर रेखाओं के लिए बड़ा सीधा तरीका रहता है कि आप एक गोल प्रोटेक्टर लें, गोल प्रोटेक्टर में आप यहाँ पर 0 रखें और इसके गोल के ऊपर रखने के बाद यहाँ 0 के बाद यहाँ 30 डिग्री का निशान लगाएं, फिर 60 डिग्री का, फिर 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, ऐसे 30-30 के अंतर पर हम यहाँ निशान लगा देंगे और उनको क्रॉस करके मिला देंगे। जैसे कि सारे निशान जो है क्रॉस करके 30-30 डिग्री के लगा देंगे। ये लगाने के बाद हम इसके ऊपर डिग्री लिख देते हैं। ये जो हमारा बिल्कुल ऊपर वाला नॉर्थ का हिस्सा है इसको हम लिखते हैं 180 डिग्री। इसके इस तरफ ईस्ट होता है, इसके इस तरफ वेस्ट होता है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे 150 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री। ये जो 150, 120 और 30 हैं ये वेस्ट की हैं और जो इधर वाली 150, 120, 90 है ये ईस्ट की आपकी रेखाएं दिखा रही हैं। तो ये आपके सारे के सारे क्या है, देशांतर है। इसमें आप पाएंगे कि आपके जो यहाँ नज़दीक वाले सर्कल थे यानी कि 90 से जो 75 के बीच में गैप था ये सबसे ज़्यादा था। जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे इनके बीच में गैप घटता जा रहा है। ये जो गैप है ये इसकी तुलना में थोड़ा कम है, ये गैप इसकी तुलना में थोड़ा कम है, ऐसे करते करते बाहर वाला गैप देखिए आप बिल्कुल ही कम हो जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने इसमें यह माना है कि प्रकाश का जो स्रोत है वो अनंत से आ रहा है। तो जैसा जितना बड़ा ग्लोब है हमारा उतनी ही बड़ी हमारी भूमध्य रेखा बन करके तैयार हो जाती है। इसके बाद हम इसके अंदर जो है अक्षांश रेखाओं के नंबर भी लिख देंगे 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री और नॉर्थ। क्योंकि हमने ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए बनाई है इसलिए हम इसके अंदर लिखेंगे नॉर्थ। फिर नीचे हम लिख देते हैं RF जो कि है हमारा एक अनुपात में 100 मिलियन और इंटरवल जो है हमारा वो है लेटीट्यूड्स का 15 डिग्री और लॉन्गिट्यूड्स का है 30 डिग्री। इसकी थोड़ी सी मैं आपको विशेषताएं भी बता देता हूँ कि इसमें ध्रुव को छोड़कर, ध्रुव जो है एक बिंदु के रूप में था जिसे हमने बात की थी, बाकी सभी की सभी अक्षांश रेखाएं जो है वो एक वृत्त के रूप में दिखाई जाती है। इसमें सभी अक्षांश रेखाओं का अंतराल जो है वो एक समान होता है। अक्षांश रेखाओं का मापक हर जगह पर इसमें शुद्ध पाया जाता है कि बिल्कुल जैसे ग्लोब के अंदर साइज बढ़ता है घटता है वैसे ही बिल्कुल इसके अंदर भी अक्षांश रेखाओं का जो स्केल है वो बिल्कुल ठीक रहता है। बाहर का जो आपने देखा था कि जितना बड़ा ग्लोब था उतनी ही बड़ी हमारी भूमध्य रेखा आई थी। तो यानी कि बिल्कुल ग्लोब के नाप के अनुसार ये रेखाओं का मापक रहता है। सभी देशांतर रेखाएं जो हैं वो सीधी सरल रेखा के रूप में हमने खींची थी और सबकी लंबाई एक समान होती है। देशांतर रेखाएं जो हैं उनका मापक भूमध्य रेखा की तरफ जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे यानी कि ध्रुव से बाहर की तरफ निकलते हुए जाएंगे जैसे भूमध्य रेखा की तरफ, तो उसका साइज जो है छोटा होता चला जाता है यानी कि मापक जो है उसका वो सामान्य से थोड़ा कम होता चला जाता है। इस प्रक्षेप में ध्रुव के आसपास का क्षेत्र सबसे शुद्ध होता है और किसी भी शिरोबिंदु प्रक्षेप में या जेनिथल प्रोजेक्शन में ये विशेषता होती है कि ध्रुव वाला हिस्सा उसमें बिल्कुल शुद्ध होता है। उसकी वजह यह है कि किसी भी प्रक्षेप में जहाँ कागज रखा जाता है वह हिस्सा सबसे शुद्ध होता है। तो चूंकि कागज इसमें ध्रुव के ऊपर रखा जाता है इसलिए ध्रुव के आसपास का क्षेत्र इसमें बिल्कुल शुद्ध होता है। इस प्रक्षेप में कोई भी ऐसी रेखा जो ध्रुव से होकर गुजरती है उसकी दिशा जो है वो हमेशा शुद्ध होती है। तो ये इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब हम बात करते हैं कि इसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं। इस प्रक्षेप में चूंकि ध्रुव के आसपास का क्षेत्र सबसे शुद्ध होता है क्योंकि कागज ग्लोब को छूता है इसलिए ध्रुवीय क्षेत्रों को दिखाने के लिए यह प्रक्षेप काफी उपयुक्त मानी जाती है। इसमें प्रक्षेप में हमने ये कल्पना की है कि प्रकाश जो है वो आपका अनंत दूरी से यानी कि अंतरिक्ष से आता हुआ माना जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि जो नक्षत्रीय चार्ट बनाते हैं, खगोलीय चार्ट जिसे कहते हैं,
ये अन्य ग्रहों की स्थिति कैसी होगी, उनको समझने के लिए और दिखाने के लिए इस प्रक्षेप का सबसे अच्छा प्रयोग किया जा सकता है। कुछ इसमें दिक्कतें भी हैं। वो दिक्कतों में सबसे पहली है कि इस प्रक्षेप में कोई विशेष गुण नहीं है। जैसा कि हर प्रक्षेप में रहता है कि या तो वो समक्षेत्रफल होती है या वो समदूरस्थ होती है। कुछ ना कुछ उसमें विशेषता रहती है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ खास विशेष ना तो क्षेत्रफल का है, ना आकृति का है, ना दूरी का है, ऐसा कोई गुण नहीं है। यह केवल एक ही उपयोग के लिए की जा सकती है कि खगोलीय चार्ट यानी कि जो आपकी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं उनको दिखाने के लिए आप इसका सबसे बेहतरीन प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी दिक्कत है इसकी कि इसमें एक समय में केवल एक ही गोलार्ध को दिखाया जा सकता है। ये सिर्फ इस प्रक्षेप की नहीं बल्कि सभी जेनेटिक प्रोजेक्शन की दिक्कत है कि उसमें एक समय में केवल आप या तो नॉर्थ को दिखा सकते हैं या तो साउथ को दिखा सकते हैं।